जय हिंद दोस्तों। इंडिया डेट इज भारत। संविधान के अनुच्छेद 1 में यही वह शब्द है जो लिखा गया है, इंडिया डेट इज भारत। यानी इस देश को आप चाहे इंडिया के नाम से जानिए या फिर भारत के नाम से जानिए, लेकिन इस भारत के भीतर भी कई भारत बसते हैं। इसका जिक्र बार बार राजनीतिक तौर पर और सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के मद्देनजर कई बार उठाए गए। एक तरफ इंडिया को रखा गया तो दूसरी तरफ भारत को रखा गया और बताया गया कि इस तरीके से भारत में गरीबी है, मुफलिसी है, ग्रामीण भारत किन परिस्थितियों में जीता है, और दूसरी तरफ इंडिया है जो चकाचौंध भरी में दुनिया में खोया हुआ है। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, जिसके लिए सरकार भी हर खजाना खोल देती है, हर तरीके से रियायत देती है। तो इंडिया और भारत इस देश के भीतर की परिस्थितियों में राजनीतिक तौर पर भी एक मोटी लकीर के साथ जीता रहा है, इससे कोई इनकार कर नहीं सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी आज जब राष्ट्रपति भवन से के जरिए एक निमंत्रण पत्र इस नाम से निकला कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो उसके बाद राजनीतिक भूचाल देश के भीतर आ गया और कहा गया कि अब इंडिया शब्द से सरकार को कहीं ना कहीं मुश्किलें आने लगी है, क्योंकि विपक्ष इस दौर में एकजुट हुआ है और इंडिया नाम को लेकर के। और इंडिया तो एक शब्द अपने आप में ब्रांड है, और उस ब्रांड की ताकत इस देश के भीतर और बाहर कितनी है यह कोई बताने की आपको जरूरत है नहीं। लेकिन उस ब्रांड का लाभ विपक्ष को मिल जाए, राजनीतिक तौर पर मिल जाए, क्योंकि इस दौर में तमाम छत्रक सहयोगी एकजुट हुए। जिनको जितनी ताकत था वो अपने अहंकार को छोड़ करके सभी एकजुट हुए और नाम इंडिया रखा। और माना यही गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ही इंडिया शब्द इजाद किया विपक्ष ने, तो 2024 के मद्देनजर ही क्या इंडिया को हटाकर सिर्फ भारत शब्द के साथ अब संविधान भी जीने को तैयार हो चला है। यह देश मानने को इस बात को तैयार है। अटकलें कई माना जा रहा है कि संसद का विशेष सत्र भी इसीलिए बुलाया गया क्योंकि संविधान में संशोधन होना है, और भी कई अटकलें हो सकता है। लेकिन जब नाम रखा गया भारत और इंडिया डेट इज भारत कहा गया, तो उस दौर में अगर संविधान सभा के भीतर चले जाइएगा, उस दौर में जो चर्चाएं हुई और मौजूदा समय जो इंडिया को लेकर या भारत को लेकर जो सियासी लकीरें खींच रही है, इस देश के भीतर की हकीकत इंडिया का क्या है और भारत का क्या है, अगर हर पन्ने को आप अगर सुनना और समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो खामोशी से एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि संविधान से देश चलता है। भारत की संपूर्णता की पहचान हमारे संविधान के जरिए है, रूल ऑफ लॉ संविधान के जरिए है, सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या करने के लिए, इस देश में हर राजनीतिक दल सत्ता में आने के लिए ही संविधान की शपथ लेता है। लेकिन जब जिक्र किया गया इस बात को लेकर और खुले तौर पर संविधान की शपथ लेने वाले लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इंडिया गुलामी का प्रतीक है, अब तो हम रिपब्लिक और भारत कहेंगे। और इस बात का जिक्र होते होते यहां तक चला गया कि जैसे इंडिया शब्द से इस दौर में सत्ता को बहुत ज्यादा घृणा हो गई है। क्या वाकई एक एक पन्ने आज एक एक करके खोला जाए? क्योंकि संविधान सभा बैठी थी तो उस वक्त 4 दिनों तक चर्चा इसी बात को लेकर के हो रही थी कि नाम क्या होना चाहिए, और तीन चार नाम जो आया था उस टाइम निकल के, उसमें एक नाम भारत, दूसरा भारतवर्ष था, तीसरा हिंदुस्तान था और चौथा नाम इंडिया था। और सहयोग देखिए 1948 के नवंबर के महीने में 2 दिन चर्चा होती है और उसके बाद 1949 में भी 2 दिनों तक चर्चा होती है। और संयोग से 18 सितंबर 1949 को इस पर मोहर लगती है कि अब नाम इंडिया रख दिया जाएगा, क्योंकि जो आखिरी दिन बहस हो रही थी उसमें सेठ गोविंद दास थे, उसमें कमलापति त्रिपाठी थे, उसमें श्री राम सहाय थे, उसमें हरगोविंद पंत थे, उसमें हरि विष्णु कामत थे, जिन्होंने इंडिया नाम दिया था। और उसके बाद जब बाबा साहब अम्बेडकर ने जिक्र किया इंडिया नाम का, तो उन्होंने चंद लाइनों में हर चीजों का जिक्र कर दिया कि इंडिया नाम एक अंतर्राष्ट्रीय नाम जिसको दुनिया भर को जाना जाता है, जो दुनिया भर में, और इस भारत के विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों को भी दर्शाता है।
क्योंकि दक्षिण भारत से लगातार विरोध भारत नाम को लेकर के हो रहा था और उत्तर भारत में भारत शब्द तो वहां से इंडिया भी हो रहा था। ये तमाम बहस चलती चली गई, लेकिन 18 सितंबर को हमने इसलिए जिक्र किया क्योंकि संयोग से 1949 का 18 सितंबर और 2023 का 18 सितंबर जब विशेष सत्र होगा तो उस दिन क्या होगा ये बात तो अभी कोई नहीं जानता। लेकिन बहरहाल उसके बावजूद भी मौजूदा परिस्थिति में दो तीन बातों को और समझिए आप। तो जब नाम संविधान के हिसाब से इंडिया और भारत किया गया तो बावजूद इसके संविधान की शपथ लेने वालों इस जहन में भारत शब्द आई है तो ठीक है, लेकिन एक झटके में इंडिया शब्द को खारिज करने की परिस्थिति में आकर इस देश के नेता अगर आकर के खड़े हो जाते इस देश के भीतर में, उस भारत की क्या स्थिति है जिस भारत की पहचान गरीबी मुफलिसी जिंदगी जीने की 2 जून की रोटी मुहैया ना करा पाती हो उस, क्योंकि वो लगातार इस तरीके की परिस्थिति में जी रहा हो और वही इस देश के भीतर सत्ता को बनाने और बिगाड़ने की बहुमत को लेकर साथ चलता हो। हमें लगता है कि इस पन्ने को भी आज खोलना चाहिए, पलटना चाहिए, क्योंकि इस देश के भीतर में बार बार जब जिक्र इंडिया का होता है तो इसका जिक्र होता है, कॉर्पोरेट का जिक्र होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट का जिक्र होता है, जो शेयर बाजार में उनका जिक्र होता है। एक शब्द में कहे तो रईसों का जिक्र इंडिया के जरिए होता है और भारत का जिक्र ग्रामीण भारत का जिक्र होता है। जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, जो आदिवासी हैं, जो तमाम परिस्थितियों को जूझती हुई महिलाएं जो दिहाड़ी मजदूरी की दिशा में जाती है उनकी पूरी कतार है, उसकी पूरी तादाद है। और इस देश के भीतर में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा के क्षेत्र का या हेल्थ का सेक्टर का या पीने के स्वच्छ पानी तक को अगर या किसान की सिंचाई न मिल पाने की स्थितियों को लेकर कौन सा शब्द, वो भारत शब्द है। और मौजूदा वक्त का मौजूदा हालात का सच ये है कि भारत के भीतर जितना महंगाई और संकट है, बेरोजगारी को लेकर के जो समाया हुआ संकट है, और नोटबंदी के बाद खासतौर पे जो अखंड असंगठित क्षेत्र था वो जो तबाह हुआ है उसकी भरपाई आज तक हो नहीं पाई है। और इसीलिए भारत के भीतर की जो अंगराई है उसी ने इस देश के विपक्ष को मजबूर किया है कि आप सभी को एक साथ आना है, अन्यथा कोई अपनी ताकत को त्याग कर अपने राज्य की राजनीति को छोड़कर अपनी विरोधी राजनीतिक दल से गलवैया डाल ले और हाथ से हाथ मिला ले, ऐसा होता नहीं है। इस देश के सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों ने और मौजूदा मोदी सत्ता भाजपा की रहनुमाई में इस देश की परिस्थितियां जो है उसको लेकर पहली बार सवाल खड़ा हुआ है। हम दरअसल पन्ने दर पन्ने खोले इससे पहले आपको 2-3 बातें साफ तौर पे कह रहा हूं कि इस दौर का सबसे बड़ा सच है कि जो इंडिया के भीतर का सच है, इस देश में 100 रईसों की जो कुल संपत्ति 27,52,000 करोड़ की, सिर्फ 10 लोगों की। अगर 100 लोगों की संपत्ति कहिएगा तो दोगुनी हो जाएगी, 54 लाख करोड़ की संपत्ति सिर्फ 100 लोगों के पास। यानी सच ये है कि इस देश के टॉप पे रहने वाले 10% लोग 72% वेल्थ को जीते हैं। जो भारत की पूरी संपन्नता है उसमें 72% हिस्सा इन्हीं के पास जाता है। 10% के पास, उसमें भी अगर और आप नहीं चाहिएगा तो 5% के पास, इन 72 में से 62% हिस्सा इनके पास, 5%। और 1% पे अगर आना चाहते हैं तो इनके पास इस देश की 40% संपत्ति है 1% के पास। लेकिन दूसरी तरफ इस देश के भीतर में जो 50% लोग जो सबसे नीचे हैं, जिनके लिए सरकार कहती है कि हमने जनधन खाता खुलवा दिया, हमने किसान सम्मान निधि योजना को चलाया, हमने इस देश के भीतर बीमा भी दे दिया, हमने तमाम सुविधाएं को उनको लैस कर दिया, बावजूद इसके दूसरे आंकड़े मत देखिए। अंतरराष्ट्रीय तौर पे यूनाइटेड नेशन के आंकड़े देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक के आंकड़े देख लीजिए, IMF के आंकड़े देख लीजिए, और बीच बीच में जिक्र कर दीजिए नीति आयोग का भी, जो बताता है कि गरीबी का मतलब इस देश के भीतर में मल्टी डायमेंशनली पुअर को अगर आप देखिए तो जो बिहार के भीतर हर दूसरा शख्स, उत्तर के भीतर हर तीसरा शख्स, 120 लोकसभा की सीटें हो गई। इसको इस तरीके से गिने कि दोनों मिला दीजिएगा तो लगभग 20-25 करोड़ लोग यही 2 राज्य में है। और ये हालत है, उस स्थिति में जोड़ते चले जाइए उड़ीसा को, झारखंड को, बंगाल को, मध्य प्रदेश को, राजस्थान को, छत्तीसगढ़ को, उत्तराखंड को, और गिनते गिनते आप कहिएगा कि आधे भारत की स्थिति इतनी नाजुक है। यह भारत है
असल वोट यहीं से निकलेंगे। इस देश के भीतर में 350 सीटें जो पूरे खुले तौर पर गरीबी मुफलिसी जिंदगी को जद्दोजहद को जीते हुए परेशान है, उसी वोटर को तो इस सरकार को चुनना है या हटाना है। और उसी के भीतर सवाल है। उन्हीं सवालों को लेकर विपक्ष को समझ में आ गया कि हमको स्ट्रेटेजिकली चीजों को लेकर के चलना होगा, तो इसमें इंडिया नाम ले लिया। और इंडिया तो एक ही तौर पे है, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है। भारत तो राष्ट्रीय ब्रांड है। तो अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के आश्रय जो अंतर्राष्ट्रीय पावर होते हैं, जो किसी भी देश की राजनीतिक सत्ता को डिगाने और बनाने का काम करते हैं, जिसका जिक्र उस फुसफुसाहट के जरिए अब देश के भीतर या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे खुले तौर पे होता है, क्या वह भी इससे प्रभावित होते हैं? क्योंकि इस दौर में कई सीमाएं खुलती है। शिक्षा के क्षेत्र की सीमाएं खुल गई, भारत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पाए, पैसे वाले बच्चों को भारत छोड़ करके चल गए, आईआईटी पास करने वालों के आगे कोई रास्ता नहीं था, वो भारत छोड़ करके चले गए। जो मिलियनर्स और बिलियनर्स थे, उनके लिए बिजनेस का कोई काम नहीं हो पाया, वह भी भारत छोड़ करके चले गए। और जिनको रोजगार की तलाश अंतरराष्ट्रीय बाजार में मिलने लगी, वह भी भारत छोड़ करके चला गया। 3 करोड़ से ज्यादा लोग अगर भारत के बाहर बस रहे, तो इसका मतलब एक पूरा यूरोप का कोई कंट्री भारत के भीतर से निकल करके दुनिया के अलग अलग देशों में। हमने इस चीज को नहीं सहेजा है। हम इंडिया को भी सहेज पाने की स्थिति में नहीं है, फेल हो गए। शायद यही वह वजह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए टिकटिका रही है। क्योंकि आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति के अगर अंदर आप और जाइएगा, तो आप फिर समझिए कि नीचे के जो 50% लोग हैं, लगभग 70 करोड़ लोग, इनके पास नेशनल वेल्थ का सिर्फ 3% हिस्सा है। और ऊपर में बैठे हुए 10% के पास 72 यानी 72% हिस्सा है। बीच का आप अंदाज लगा लीजिए कि किस स्थिति में इस देश जी रहा है। बात यहीं पे खत्म नहीं होती। बात हिंदुस्तान के भीतर देखिए, तीसरा नाम हमारे जुआ पे है कि हिंदुस्तान जब चर्चाएं संविधान में हो रही थी, नाम क्या रखा जाए, तो उसमें भी इस नाम का चर्चा हुआ था। इस देश के भीतर में जो टैक्स की वसूली होती है, जो जीएसटी लगाया जाता है, जो खाने पीने के सामान है उस पे जो टैक्स लगते हैं, उस टैक्स का सिर्फ 3% हिस्सा इस देश के टॉप 10% लोग देते हैं, और 64% हिस्सा इस देश के बॉटम 50% देते हैं। यानी टैक्स वसूली भी उन्हीं से होती है जो अलग अलग माध्यमों से सरकार को रईस बनाती है, और सरकार अपनी रईसी में कोई कोताही बरतती नहीं। इंडिया दैट इज भारत नाम के हिस्से को में चीजों को चलते चले जाइएगा, तो भारत के भीतर की परिस्थितियां बदलेगी कैसे, यह सवाल जब तक नहीं आएगा, तब तक सवाल तो एक ही उठेगा, क्या राजनीतिक तौर पर सत्ता महसूस करने लगी है कि अब उसकी घड़ी टिक टिक बज रही है, और शायद इसीलिए वह एक के बाद एक कुछ नए कदम उठाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और चाहे जानकारी खुद निकलती है, बाहर आती है, उसमें फूड और नॉन फूड आइटम पर जो निचला बॉटम 50% जो वो रईस है, वो 64% टैक्स देता है। जीएसटी में 66% टैक्स वही गरीब देता है। और ये टॉप का जो 4% हो, ये सिर्फ ऊपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास, ये लगभग 44% के हिस्से में, मैक्सिमम हिस्से में आता है जो टैक्स देते हैं। तो इंडिया तो मजे में है। इंडिया तो इस देश के बैंकों को कंगाल कर देश छोड़ करके भाग चुका है, और उसकी भरपाई भी भारत सरकार उसी इंडिया के लिए करती है जहां पे भारत की दिशा में उसकी नजर जाती नहीं है। क्योंकि राजनीतिक ने तो अपने आप को इंडिया में तब्दील कर लिया। उसकी रईसी क्या है, हर कोई उसके लिए नतमस्तक है। राजनीतिक भी ऐसी वैसी नहीं। जरा कल्पना आप कीजिए कि हर बरस एक इलेक्टोरल बॉन्ड ले लीजिए, 2018 में जो शुरू हुआ, आप गिनते रह जाएंगे कि कितने हजार करोड़ रुपए के राजनीतिक को मिलता है। देने वाला इसमें कौन है? देने वाला वही इंडिया है जिस इंडिया को रईसी की मान्यता अंतर्राष्ट्रीय तौर पे मिली है, और जो अपने आप को नेशनल कंपनी के रूप में स्थापित करता है। टॉप मोस्ट 25 कॉर्पोरेट का नाम लीजिएगा, सभी की कंपनियों का हेडक्वार्टर, सभी की कंपनियों का दफ्तर भारत के बाहर खुले हुए हैं, और औसतन हर की पहुंच और पकड़ 6 से 12 देशों में है। उसमें किसी का नाम आप ले सकते हैं, अंबानी अडानी चलते रहता है, मान लीजिए, उसके बावजूद भी किसी का नाम ले लीजिए। जो टॉप मोस्ट 25 गुजरात के जो कॉर्पोरेट है, उनको तमाम के दफ्तर दुनिया के अलग अलग देशों में, 6 देशों में फैले हुए हैं। हम भारत को लेकर के और इंडिया को लेकर के जिक्र आज करने बैठे हैं।
जब हम आपको पॉलिटिकल फंडिंग देते हैं 2018 1054 करोड़, 2019 में 5059 करोड़, जब कोविड काल आया तब तो शांति रही कम से कम 363 करोड़, लेकिन 2021 में 1501 करोड़, 2022 में 3703 करोड़, 2023 जो अभी तक 6 महीने जुलाई तक के वक्त को अगर लीजिएगा तो 2090 करोड़। ये सब पॉलिटिकल फंडिंग जो कॉर्पोरेट ने दिया है। लेकिन सवाल उसके आगे का है कि इस दौर में जो पॉलिसीज जो देश के भीतर में आई है, उसने इस देश के भीतर में कैसे तबाही पैदा की है। हम सीधे छलांग मारकर उस भारत में जाएं तो हमको लगता है कि इंडिया और भारत के बीच में भी एक बड़ा समांतरता जिसको मिडिल क्लास कहते हैं। और उस भारत के भीतर में जो कॉर्पोरेट है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, जो कुटीर उद्योग चलाने वाले हैं, उनके बीच में स्टार्टअप की भी दुनिया। आप कल्पना कीजिए कि स्टार्टअप की दुनिया में इसी वर्ष 2023 में 36% फंडिंग की कमी आ गई है। और जो PwC है उसका डाटा बतलाता है कि स्टार्टअप की जो फंड रेजिंग होती थी जनवरी से जून अगर 2022 में देखिएगा तो लगभग 48-59 हजार, जो घट करके 30-31 हजार फंडिंग भी घट गई। मार्केट के भीतर लिक्विडिटी की भी कमी आ गई। 1400 कंपनियां बंद हो गई। 91,000 कर्मचारियों को स्लिप थमा दिया गया। फैक्ट यह है कि फैक्ट्री से भी 30,000 लोगों को निकाल दिया गया। जो एक इंडियन डॉलर के साथ इस देश के भीतर में कंपनी जो स्टार्टअप के जरिए चल रही थी उसमें सभी की कर्मचारियों की कमी हो गई। और एक से एक कंपनी जिसमें नामी कंपनियां हाईजोर, अनअकैडमी, मैशो, वेदांतु, ओयो,